केमिकल काइनेटिक्स के अंतर्गत डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, या ये कह सकते हैं कि अभिक्रिया की कोटि किस तरह से ज्ञात करते हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये जानते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जब तक हमको रेट लॉ एक्सप्रेशन प्राप्त नहीं होगा तब तक हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ज्ञात नहीं कर सकते। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक एक्सपेरिमेंटल टर्म होता है, इसलिए हम लोग इसको अलग अलग विधि के द्वारा ज्ञात करेंगे। इसमें सबसे पहला विधि होता है जिसको हम लोग नाम देते हैं ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड की विशेषता ये होगी कि इसमें हम लोग वैसे रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ज्ञात कर सकते हैं जिसमें रिएक्टेंट की संख्या एक हो, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन उसी रिएक्टेंट के डिफरेंट मोल पर निर्भर करे। यानी ये कह सकते हैं कि इस विधि का लिमिटेशन यही है कि ऐसे वैसे केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर ज्ञात किया जा सकता है जिसमें डिफरेंट मोल ऑफ वन रिएक्टेंट टेकिंग पार्ट इन केमिकल चेन, यानी एक अभिकारक के अलग अलग मोल रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम ये कह दें n मोल ऑफ A gives out प्रोडक्ट, और यहां ये हो जाए कि रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू K A टू द पावर n, जहां ये n हमारा इंडिकेट करेगा किसको, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को इंडिकेट करेगा। अगर n का मान 0 होगा तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन, n का मान 1 होगा तो फर्स्ट ऑर्डर, n का मान 2 होगा तो सेकंड ऑर्डर। लेकिन रिएक्टेंट की संख्या तो रिएक्टेंट जो होंगे ये एक ही है, इनकी संख्या अलग अलग होगी। इस ग्राफिकल मेथड में सबसे पहला हम लोग काम करते हैं कि फर्स्ट काम करेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम, यानी अभिकारक का सांद्रण और समय, इसके बीच अगर हम लोग ग्राफ खींचते हैं तो ये ग्राफ हमको बताएगा किसको, रेट ऑफ रिएक्शन को बताएगा। ये हम लोग पहले रेट ऑफ रिएक्शन में देख चुके हैं कि किस तरह से हम लोग इसका ग्राफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम का ग्राफ खींचते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को बताएगा, और इस ग्राफ से रेट ऑफ रिएक्शन का मान हम किस तरह से ज्ञात करते हैं। तो जब हमको डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन ज्ञात हो जाएगा तो हम सबसे पहला ग्राफ खींचेंगे, क्या, ये खींचेंगे रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस कंसंट्रेशन, यानी रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ खींचते हैं। या एक मान लो ये हमारा हो गया x एक्सिस, ये हो गया हमारा y एक्सिस। इस एक्सिस पर कंसंट्रेशन ऑफ A, कंसंट्रेशन ऑफ A ही रख लो, A ले लेते हैं, और यहां हो जाएगा हमारा क्या, रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसका अगर हम ग्राफ खींचते हैं तो ये हमको हॉरिजॉन्टल ग्राफ प्राप्त होता है, या ये कह सकते हो पैरेलल टू x एक्सिस। तो उस स्थिति में ये रिएक्शन हो जाएगा क्या, ये होगा जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन। ये कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए हॉरिजॉन्टल ग्राफ यानी क्षैतिज ग्राफ प्राप्त होता है तो ये हमारा हो जाएगा क्या, जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन होगा, या ये कहिए कि शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी, जो ये इंडिकेट कर देगा कि रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पर निर्भर नहीं करता। और इसका रेट लॉ इस तरह से हो जाएंगे, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर 0। अब मान लो अगर हम लोग दूसरा ये ग्राफ खींचते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस कंसंट्रेशन का ही ग्राफ खींचें, इस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस कंसंट्रेशन का ही ग्राफ खींचें, ये होगा हमारा x एक्सिस, यहां हो गया A, ये हो गया आपका क्या, रेट। तो अगर ये ग्राफ खींचे तो ये इस तरह का ग्राफ आए,
इसका मतलब ये जानते हैं कि जो जिसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अगर उसके मध्य हम ग्राफ खींचते हैं तो ये ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन या लीनियर होता है, जो ओरिजिन से होकर पार करता है। तो इस तरह ये हो जाएगा हमारा क्या, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यानी ये इंडिकेट करेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन एक या रिएक्टेंट के एक मोल के सीधा समानुपाती होता है। अगर ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है तो ये इंडिकेट करेगा कि ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। तीसरा कंडीशन ये हो सकता है कि अगर हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस ए स्क्वायर, रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस ए स्क्वायर के मध्य यदि ग्राफ खींचते हैं और ये अगर मान लीजिए स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा में आता है तो ये हो जाएगा हमारा क्या, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। इसको हम इस तरह से इंडिकेट करते हैं, ये हो जाए ए स्क्वायर और ये हो जाए रेट, और इस तरह से अगर ग्राफ हो तो ये हमारा हो जाएगा क्या, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। और लास्ट ये ले लेते हो कि रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस कंसंट्रेशन टू द पावर n, इसका अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है तो ये इंडिकेट करेगा किसको, nth ऑर्डर रिएक्शन को इंडिकेट करेगा। इस तरह से हम ग्राफिकल विधि से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ज्ञात कर सकते हैं। अब यह है कि ग्राफिकल विधि से देखिए किस तरह से हम लोग अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करते हैं। इसका शर्त ये होता है कि इस प्रोसेस में वैसे ही रासायनिक अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करते हैं जिसमें रिएक्टेंट की संख्या तो एक हो लेकिन इसके मोल क्या हो, अलग अलग हो। तो इसमें सबसे पहले हम लोग अभिकारक या प्रतिकारक के सांद्रण और समय के मध्य ग्राफ खींचते हैं। ये हमको स्ट्रेट रेट ऑफ रिएक्शन का मान प्राप्त होता है। यदि रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन के मध्य ग्राफ खींचते हैं, ये ग्राफ हमको हॉरिजॉन्टल प्राप्त होता है या पैरेलल टू एक्स एक्सिस प्राप्त होता है, जो ये इंडिकेट करेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन प्रतिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता, तो वो कहलाएगा क्या, वो रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा। अगर मान लीजिए अभिक्रिया की दर और अभिकारक के सांद्रण के मध्य ग्राफ खींचते हैं, ये अगर स्ट्रेट लाइन आएगा जो ओरिजिन से होकर पार करेगा तो ये रिएक्शन क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर होगा। ठीक इसके बाद अगर रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन के स्क्वायर के मध्य अगर ग्राफ खींचे, ये अगर हमारा स्ट्रेट लाइन आता है जो ओरिजिन से पार करे तो ये हमारा क्या होगा, रिएक्शन सेकंड ऑर्डर होगा। और अगर रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस a टू द पावर n के मध्य अगर ग्राफ खींचे और ये अगर ओरिजिन से पार होता है, होकर गुजरता है, तो ये रिएक्शन हमारा क्या होगा, nth ऑर्डर रिएक्शन होगा। अब इसको नोट कर लीजिए। दूसरा मेथड होता है जिसको हम लोग नाम देते हैं इनिशियल रेट मेथड। ये होता है इनिशियल रेट मेथड। इस विधि में हम लोग वैसे रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ज्ञात कर सकते हैं जिसमें रिएक्टेंट की संख्या एक भी हो सकती है या रिएक्टेंट की संख्या एक से अधिक भी हो सकती है, यानी किसी भी तरह के रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ज्ञात कर सकते हैं। ये रिएक्शन या ये प्रोसेस इस विधि पर आधारित है। मान लिया हम एक कोई काल्पनिक रिएक्शन लेते हैं, N1 मोल ऑफ A, N2 मोल ऑफ B और N3 मोल ऑफ C से प्रतिक्रिया करता है और ये क्या करेगा, प्रोडक्ट का निर्माण करेगा। तो अब यहां अब मान लीजिए सपोज करो कि रेट ऑफ रिएक्शन
इक्वल टू के a टू द पावर n1 b टू द पावर n2, ये सेम कोफिशिएंट नहीं लेते हैं, मान लो a टू द पावर अल्फा, b टू द पावर बीटा और c टू द पावर गामा। तो यहां ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अगर हम अल्फा बीटा गामा का मान निकाल लें और इसको जोड़ दें तो ये हमारा ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। अल्फा इंडिकेट करेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए, यानी ए के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि, बीटा ज्ञात करेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी और गामा ज्ञात करेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू सी। इस प्रोसेस में हम लोग करते क्या है, देखिए इसमें करेंगे क्या कि हमारे पास 3 जो होगा ये रिएक्टेंट। अब प्रारंभ में रिएक्शन कराया गया, रेट ऑफ रिएक्शन का मान हमको प्राप्त हो गया। अब ये करते हैं कि पहली बार ए के कंसंट्रेशन में परिवर्तन करते हैं और बी और सी का कंसंट्रेशन इसको कोई प्रभावित या ये कहते हैं कि इसके कंसंट्रेशन में कोई परिवर्तन नहीं करते। तो जब ए के कंसंट्रेशन में परिवर्तन करेंगे तो ये प्राप्त करेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन में क्या परिवर्तन होता है और इस तरह से ए के सापेक्ष ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ज्ञात कर लेते हैं। ठीक उसके बाद बी का कंसंट्रेशन परिवर्तित करते हैं, ए और सी के कंसंट्रेशन में कोई परिवर्तन नहीं करते और ये देखते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन में क्या परिवर्तन होता है, इसको नोट कर लेते हैं और इस तरह से बी के सापेक्ष ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ज्ञात कर लेंगे। और तीसरे बार ये करेंगे कि सी के कंसंट्रेशन में परिवर्तन करते हैं, ए और बी के कंसंट्रेशन में कोई परिवर्तन नहीं करते, तो उस तरह से सी के सापेक्ष ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ज्ञात कर लेंगे और तीनों को जोड़ देंगे। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ये ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमको प्राप्त हो जाएगा। इस पर हम लोग या तो एक्सपेरिमेंटल डाटा होता है या फिर जैसे मान लीजिए इस तरह के क्वेश्चन दिए जाएंगे, जैसे मान लीजिए ये करते हैं फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन of given reaction, find the order of reaction of given reaction। ये है A मोल ऑफ A प्लस B मोल ऑफ B प्लस C मोल ऑफ C, ये क्या करते हैं, ये प्रोडक्ट का निर्माण कर देते हैं। अब इसमें पहला कंडीशन दे रहा है कि if concentration of A becomes 2 times rate of reaction becomes 4 times। पहला शर्त ये दे रहा है कि यदि A का सांद्रण 2 गुना करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारा 4 गुना परिवर्तित बढ़ जाता है, B और C के कंसंट्रेशन में कोई परिवर्तन नहीं होता। दूसरा ये होगा कि if concentration of B becomes 2 times, अगर मान लीजिए कंसंट्रेशन ऑफ B या B की सांद्रता 2 गुनी कर देते हैं तो ये क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन becomes 2 times, यानी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ये 2 गुना होता है। और C होगा ये था कि if concentration of C becomes 2 times, यानी यदि C का सांद्रण 2 गुना होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन अनचेंज, रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा ये क्या होगा, अनचेंज। तो इसको हम देख कर भी जो होगा ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता सकते हैं। अब देखिए इसके लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखिए पहले, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर होगा के ए टू द पावर अल्फा, बी टू द पावर बीटा, सी टू द पावर गामा, और ये हो जाएगा, तीनों को जोड़ दो, ये हो जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब ये अल्फा बीटा और गामा का मान ज्ञात करते हैं। तो देखिए अगर हम लोग इसको पढ़ें तो
डायरेक्टली भी हम बता सकते हैं। अब देखिए थर्ड स्टेटमेंट देखिए कि C का कंसंट्रेशन यदि 2 गुना हो जाता है, बिकम्स 2 टाइम यानी 2 गुना हो जाता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? अनचेंज। तो जब हम C के कंसंट्रेशन में परिवर्तन करते हैं, A और B का कंसंट्रेशन एज यूजुअल होता है, तो C के कंसंट्रेशन में परिवर्तन करने के पश्चात रेट ऑफ रिएक्शन में परिवर्तन नहीं होता। इसका सीधा मतलब क्या है? किसी का कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित नहीं करता, तो गामा का मान क्या हो जाएगा? 0, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू C हो जाएगा क्या हमारा? 0। अब बच गया A और B। अब देखिए कंसंट्रेशन ऑफ B अगर 2 गुना होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? 2 गुना। इसका मतलब है कि जितना B के कंसंट्रेशन में परिवर्तन होगा उतना ही क्या होगा? A के कंसंट्रेशन में परिवर्तन होगा। इसका मतलब हो गया क्या? बीटा का मान 1, यानी बीटा जो होगा या B का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू B हो जाएगा, ये होगा कितना? 1। और A के केस में देखो, इसको अगर 2 गुना करते हैं तो ये क्या होता है? 4 गुना, यानी अल्फा का मान क्या होना चाहिए? 2। तो A के रेस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2, B के रेस्पेक्ट में 1 और C के रेस्पेक्ट में 0। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा इसका? 2 + 1 3 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज करो रेट ऑफ रिएक्शन हो गया R, के कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर अल्फा, B टू द पावर बीटा, C टू द पावर गामा। ये हो गया हमारा क्या? इक्वेशन 1। अब देखिए अब नया रेट, अब ये कहता है फर्स्ट में देखिए क्या कहता है? A का कंसंट्रेशन करना है क्या? 2 गुना, ये हो गया 2A इंटू अल्फा, B में कोई चेंज नहीं, इंटू बीटा, C हो गया क्या? गामा। ये हो जाएगा समीकरण 2, और रेट ऑफ रिएक्शन हो जाता है क्या? 4 टाइम्स, ये हो गया 4R। B में देखो ये हो गया K, A का कंसंट्रेशन एज यूजुअल, B का कंसंट्रेशन कर लिए 2 गुना, ये हो गया क्या? C, ये हो गया समीकरण 3, रेट हो जाता था क्या? 2 गुना। तीसरा कंडीशन क्या था? A के कंसंट्रेशन में कोई परिवर्तन नहीं, B के कंसंट्रेशन में कोई परिवर्तन नहीं, C का कंसंट्रेशन अगर 2 गुना कर देते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन कोई प्रभावित नहीं होता। अब देखिए C के केस में देखिए 3 स्थिति में इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर मान लीजिए हम समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे दें, मान लीजिए ये होता है इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा R/4R बराबर K A टू द पावर अल्फा, B टू द पावर बीटा और C टू द पावर गामा। ये हो जाएगा K 2A अल्फा, B टू द पावर बीटा, C टू द पावर गामा। देखिए ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, R कैंसिल हो गया, 1/4 इक्वल टू 1/2 टू द पावर अल्फा। इसको लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर बराबर 1/2 टू द पावर अल्फा, इसलिए अल्फा बराबर हो गया कितना? 2। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू A हो गया कितना? 2। अब देखिए अब इक्वेशन 2 और 3 को डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 3, 2 में ये हो गया आपका क्या? 2 में 3 नहीं डिवाइड होगा, ये हो जाएगा 2 में A, ये हो जाएगा 3 1 कैंसिल, ये हो जाएगा 1 में 3 डिवाइड करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 3, ये होगा R/2R बराबर ये होगा K A टू द पावर अल्फा, B टू द पावर बीटा, C टू द पावर गामा। और ये हो जाएगा आपका K
a टू द पावर अल्फा, ये होगा 2b टू द पावर बीटा c टू द पावर गामा। देखिए इसको इस तरह से सेट किया जाता है, इसको इस तरह से सेट किया जाता है कि दो टर्म कट जाए, एक टर्म बचे। ये r कैंसिल होगा, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, नहीं ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 1/2 टू द पावर बीटा, और ये होगा 1/2 टू द पावर 1 बराबर 1/2 टू द पावर बीटा, इसलिए बीटा बराबर हो गया क्या 1, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी ये हो गया 1। अब सी का कोफिशिएंट निकालना है, तो सी का कोफिशिएंट निकालिए, तो 1 में 4 से भाग दे दीजिए, 1 डिवाइडेड बाय 4, तो ये 1 डिवाइडेड बाय 4 ये हो गया क्या आपका r, ये भी हो गया क्या r, ये हो जाएगा आपका k, a टू द पावर अल्फा, b टू द पावर बीटा, c टू द पावर गामा अपॉन k, a टू द पावर अल्फा, b टू द पावर बीटा, और ये होगा 2c टू द पावर गामा। ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, ये होगा 1/1/2 टू द पावर गामा। अब ये हो जाएगा 1/0 इक्वल टू 1/2 टू द पावर गामा, गामा इक्वल टू 0, और इस तरह से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा क्या, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये होगा 2 + 1 + 0, ये हो जाएंगे क्या थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। और इस तरह से इनिशियल रेट मेथड से हम लोग ये वैल्यू या ये कर सकते हैं, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ज्ञात कर सकते हैं। अब यह तीसरा विधि, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तीसरे विधि का नाम होगा हाफ लाइफ पीरियड मेथड, यानी अर्ध आयुकाल विधि। हम लोग अभी तक 2 जीरो और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़े हैं, इसमें एक पार्ट और भी जीरो का यूज करेंगे। जैसे हाफ लाइफ पीरियड ये पढ़े थे, याद कीजिए, फॉर जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन ये था T half proportionate to concentration of A0, ठीक। मान लीजिए ये होता है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये भी पढ़े थे, याद करो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर निर्भर नहीं करता, ये हमारा क्या होता था कांस्टेंट होता था। अगर मान लीजिए हम फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन देखें तो ये आएगा T half प्रोपोर्शनेट टू 1/A0। इसी तरह से फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन काउंट करें तो ये होता है T half प्रोपोर्शनेट टू 1/A0 n-1। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि जितना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा उससे एक कम, अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम एक माने, n माने, तो n-1 टर्म कंसंट्रेशन का हाफ लाइफ पीरियड को प्रभावित करता है। अब इस तरह से, तो अगर मान लीजिए nth ऑर्डर रिएक्शन है तो n-1 कंसंट्रेशन का टर्म हाफ लाइफ पीरियड को प्रभावित करेगा। अब मान लेते हैं इसी पर हम लोग काउंट करते हैं। देखिए जो सेकंड ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर हम लोग को नहीं पढ़ना है, फिर भी हम लोग इसका यूज कर रहे हैं। इसको जब हम लोग सेकंड ऑर्डर पढ़ेंगे तो ये चीज यहाँ आ जाएगा कि किस तरह से सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए T half का मान ये 1/10 इनिशियल 1 कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का सीधा समानुपाती होता है, या ये कह सकते हैं T प्रोपोर्शनेट टू 1/A0। अब मान लेते हैं कोई रिएक्शन है, तो इफ
कंसंट्रेशन ऑफ, देखिए रिएक्टेंट इज A1, देन T हाफ इक्वल टू, ये मान लेते हैं कि यदि कोई रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन A1 है तो T हाफ या अर्धआयुकाल क्या हो जाएगा, T हाफ। इफ concentration change from A1 to A2, T half change T half to T dash 1/2। तो यह कहता है कि अगर कंसंट्रेशन A1 से A2 चेंज हो जाता है तो फिर इसका हाफ लाइफ पीरियड T हाफ से हम लोग चेंज कर दे रहे हैं, ये क्या होगा, T डैश 1/2। अब इसके अनुसार क्या हो जाएगा, देखिए T हाफ इक्वल टू 1/A1 n-1 प्रोपोर्शनेट हो जाएगा, और दूसरा ये होगा T डैश 1/2 प्रोपोर्शनेट टू 1/A2 n-1। मान लीजिए इसको हम रख ले रहे हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब ये करते हैं समीकरण 1 में समीकरण 2 से डिवाइड कर देते हैं, ये हो जाएगा T हाफ बटा T डैश 1/2, ये बराबर हो जाएगा A2/A1, ये होगा n-1, जहां n हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। तो इससे हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में, कोई फर्स्ट ऑर्डर नहीं, कोई रिएक्शन है, एनी रिएक्शन, ऑर्डर नहीं ज्ञात है, इसका टी हाफ है 50 मिनट, if 50 मिनट एट एनी कंसंट्रेशन, किसी भी कंसंट्रेशन पर, कोई कंसंट्रेशन है इस पर टी हाफ हो गया 50 मिनट, if कंसंट्रेशन रिड्यूस्ड हाफ, कंसंट्रेशन को क्या कर देते हैं, आधा, तो टी हाफ बिकम्स 25 मिनट, टी हाफ जो होगा ये कितना हो जाता है, 25 मिनट। अब ये कहता है कि फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मान ज्ञात करें। अब देखिए मान लीजिए A1 का मान सपोज कीजिए x, तो कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है क्या, A2 हो जाएगा, इसका आधा कर लेते हैं x/2। अगर मान लीजिए प्रारंभ में जब कंसंट्रेशन किसी कंसंट्रेशन x पर इसका t हाफ था, मान लीजिए 50 मिनट, और अगर कंसंट्रेशन आधा कर देते हैं तो t डैश हाफ हो गया क्या हमारा, 25 मिनट। अब जो हमारे पास सूत्र था टी हाफ, ये हो गया क्या आपका 50 बटा टी डैश हाफ 25 बराबर A2 हो गया क्या हमारा, x/2 अपॉन x, ठीक है, x/2 अपॉन x, ये हो जाएगा क्या हमारा n-1, x कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या 2/1 इक्वल टू 1/2 टू द पावर n-1। अब देखिए इसको हम उल्टा कर देते हैं, अगर मान लीजिए हम इसको ये लिख लें 2/1 इक्वल टू 2/1, तो ये हो जाएगा क्या 1 - n। अब ये होगा 2/1 टू द पावर 1 बराबर 2/1 टू द पावर 1 - n, इसलिए 1 - n बराबर होगा n1, तो n बराबर होगा 0।
और ये कहलाएगा क्या, ये रिएक्शन होगा जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन होगा। ये रिएक्शन जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन होगा। इस तरह से हाफ लाइफ पीरियड से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ज्ञात कर सकते हैं। यही हमारा हाफ लाइफ पीरियड पर हम लोग एक ग्राफ से भी जो होगा इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि जो जिसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या सीधा समानुपाती होता है तो इसका ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। कितना मिटा दे रहे हैं, ये देखिए जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या है, टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A0। तो यदि हम ग्राफ एक एक्सिस पर देखो ये रख लेते हैं टी हाफ और ये एक एक्सिस पर रख लेते हैं क्या, A0, तो जो जिसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो उसके मध्य ग्राफ खींचते हैं तो ये स्ट्रेट लाइन आता है पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से होकर गुजरेगा। तो अगर टी हाफ और कंसंट्रेशन ऑफ ए, ये इनिशियल कंसंट्रेशन, इस पर ग्राफ अगर हम लोग खींच दें तो ये हो जाएगा क्या आपका जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन। दूसरा देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या था, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में था कि टी हाफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे निर्भर नहीं करता। तो जब इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ पे निर्भर नहीं करता तो ये ग्राफ क्या आएगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएगा, जो ये इंडिकेट करेगा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का अर्ध आयुकाल या टी हाफ इनिशियल कंसंट्रेशन पर निर्भर नहीं करता। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ। अब मान लीजिए हम सेकंड ऑर्डर पे चलते हैं, तो सेकंड ऑर्डर में ये देखते हैं कि टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/A0 के। तो अगर टी हाफ और 1/A0 इसके मध्य ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन आता है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेकंड ऑर्डर। तो यहीं पर एक क्राइटेरिया ये होता है, यहां भी ये कह सकते हो टी हाफ वर्सेस कंसंट्रेशन या A0, इसका ग्राफ अगर मान लो ये आता है स्ट्रेट लाइन तो ये हो जाएगा क्या तुम्हारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर मान लीजिए टी हाफ वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ A0, ये आता है तुम्हारा क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हो जाएंगे तुम्हारे क्या, फर्स्ट ऑर्डर। और अगर टी हाफ वर्सेस 1/A0, ये स्ट्रेट लाइन आता है, ये स्ट्रेट लाइन आएगा तो ये हो जाएगा क्या, सेकंड ऑर्डर। और अगर टी हाफ वर्सेस 1/A0 टू द पावर n-1, ये अगर स्ट्रेट लाइन आए तो ये हो जाएगा क्या, nth ऑर्डर। इसको नोट कर लीजिए। अगला मेथड है जिसको नाम देते हैं ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन मेथड। या सीधा ये कहते हैं ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन मेथड। नेक्स्ट मेथड होगा जिसको नाम देते हैं ओस्टवाल्ड मेथड। इस विधि में वैसे रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ज्ञात करते हैं जिसमें एक से अधिक रिएक्टेंट हो। इसमें ये काउंट करते हैं कि रिएक्शन हैविंग मोर देन वन रिएक्टेंट, यानी वैसी अभिक्रिया जिसमें एक से अधिक रिएक्टेंट अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसको नाम देते हैं। इस तरह के रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इस विधि से ज्ञात करते हैं। मान लेते हैं रिएक्शन है A मोल ऑफ A reacts with B मोल ऑफ B एंड C मोल ऑफ C, ये प्रतिक्रिया कर प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। अब यदि इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन हो
कि रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के ए टू द पावर अल्फा बी टू द पावर बीटा एंड सी टू द पावर गामा। इसको जोड़ दें तो ये हो जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा अल्फा, बी के रिस्पेक्ट में बीटा और सी के रिस्पेक्ट में गामा। अब हम लोग अल्फा बीटा और गामा का मान निकाल लें, इसको जोड़ दें तो ये कहा जाएगा क्या, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इस विधि में ये करते हैं कि इस रिएक्शन में देखो तीन रिएक्टेंट है, ए है, बी है और सी है। तो इसमें करते हैं कि तीनों में से एक रिएक्टेंट को छोड़कर बाकी दो को अत्यधिक मात्रा में ले लेते हैं और इतना अधिक मात्रा में लेते हैं कि इसका कंसंट्रेशन या सांद्रता में परिवर्तन नगण्य हो जाए। तो जैसे पहले स्थिति में ये कह रहे हैं कि ए को छोड़कर बी और सी का कंसंट्रेशन या बी और सी की मात्रा इतनी अधिक ले लेते हैं कि इसके सांद्रता में परिवर्तन नगण्य हो जाए। तो ए के सापेक्ष ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या ए के सापेक्ष ये कितना मोल या ए के सापेक्ष ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो जैसे मान लेते हैं ये स्थिति हो जाता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू K1 ए टू द पावर अल्फा। दूसरे बात करते हैं बी को छोड़कर ए और सी इसका मात्रा इतना अधिक ले लेते हैं कि इसके सांद्रण में कोई परिवर्तन नहीं हो, तो बी के सापेक्ष ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल लेते हैं। और तीसरी स्थिति में सी को छोड़कर ए और बी की मात्रा इतनी अधिक ले लेते हैं कि इसके सांद्रण में परिवर्तन नहीं हो, तो सी के सापेक्ष ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ज्ञात कर लेते हैं। और इस तरह से अल्फा बीटा और गामा तीनों का मान ज्ञात हो जाता है और तीनों को जोड़ दें, ये हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को बतलाता है। इस विधि को नाम देते हैं क्या हम लोग, ओस्टवाल्ड मेथड कहते हैं। अगला विधि होता है जिसको नाम देते हैं इंटीग्रेटेड रेट मेथड। इसको नाम देते हैं इंटीग्रेटेड रेट मेथड। इसमें भी दो पार्ट होते हैं, हम लोग पढ़े थे, याद कीजिए, फॉर जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन ये था K इक्वल टू 1/T A नॉट माइनस A। ये फर्स्ट ऑर्डर का काइनेटिक्स, जीरोथ ऑर्डर का काइनेटिक्स होता था। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अगर इसका काइनेटिक्स हमने पढ़ा था, याद कीजिए, K इक्वल टू 2.303 बाई T log A0 बाई A। और एक और यूज कर लेते हैं, काइनेटिक्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में देखो दो तरह के कंडीशन होंगे, एक तो स्थिति होगी कि नंबर ऑफ मोल्स एक हो और एक मोल या जैसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एक हो, यानी कोई रिएक्टेंट सिर्फ एक हो, इसका 2 मोल रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करे, तो ये भी हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। जैसे ये हो गया 2A प्रोडक्ट। एक तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन ये हो सकता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू K A टू द पावर 2। दूसरा ये भी हो सकता है कि जैसे A प्लस B गिव्स आउट प्रोडक्ट, तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू K A इंटू B। तो ये भी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगा, ये भी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगा। तो हम लोग इसका कंडीशन या इस रिएक्शन को यूज कर रहे हैं, तो इसके लिए K बराबर होता है 1/T 1/A माइनस 1/A0। अब मान लीजिए इसको मान लेते हैं समीकरण 1, ये हो गया हमारा समीकरण 2 और ये हो गया हमारा समीकरण 3। इसी तरह से अन्य ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होंगे। इसमें दो प्रोसेस होता है, एक को नाम देते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड
अब ये सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है? अब इन सारे कंटेंट्स में A0 इंडिकेट करता है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, A इंडिकेट करता है फाइनल कंसंट्रेशन को, और T इंडिकेट करता है टाइम को, और K इंडिकेट करता है रेट कांस्टेंट को। अगर हमको मान लीजिए किसी रिएक्शन के लिए इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और भिन्न भिन्न समय अंतराल में फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का मान ज्ञात हो, तो हम करते हैं क्या? पहली बार इक्वेशन 1 में, दूसरी बार इक्वेशन 2 में, और तीसरे बार इक्वेशन 3 में ये मान रखेंगे और K का मान ज्ञात करेंगे। यदि इक्वेशन 1 के लिए K का मान कांस्टेंट आ जाता है तो वो रिएक्शन क्या होगा? फर्स्ट ऑर्डर। अगर मान लीजिए इक्वेशन 2 में K का मान कांस्टेंट आ जाता है तो ये होगा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, और इक्वेशन 3 में यदि K का मान कांस्टेंट हो जाता है तो ये हो जाएगा क्या? हमारा थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ये होता है हमारा क्या? सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी अगर रेट इनिशियल रेट और डिफरेंट टाइम इंटरवल के बाद फाइनल कंसंट्रेशन का मान ज्ञात हो तो हम लोग वैल्यू रखेंगे और K का मान निकालेंगे। तो if value of K for equation 1 is constant, ये हो जाएगा क्या तुम्हारा? ये हो जाएगा जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन। दूसरा ये होगा कि if value of K for equation 2 is constant, ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और तीसरा कंडीशन ये होगा कि if value of K for equation 3 is constant, तो ये हो जाएगा हमारा क्या? ये हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगा। इस तरह से ये इंटीग्रेटेड रेट मेथड की सहायता से हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ज्ञात कर सकते हैं। अब इसी का एक ग्राफिकल पॉइंट भी होगा या ग्राफिकल मेथड भी होगा। नोट कर लीजिए इसको। देखिए पूरा जो होगा ये नहीं मिटा रहे हैं, मात्र इतना दूर ही जो होगा ये मिटा रहे हैं। दूसरा ये था इसी में ग्राफिकल मेथड। अब देखिए इस रिएक्शन को लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को KT बराबर ये हो जाएगा A0 माइनस A को इधर ले आइए, A माइनस KT प्लस A0। देखो ये हो गया तुम्हारा y m x प्लस c, ये आ गया y प्लस mx, y इक्वल टू mx प्लस c। ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होता है। यानी यदि हम x एक्सिस पर ले लें क्या? टाइम, और y एक्सिस पर ले लें a का मान, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा स्ट्रेट लाइन आएगा और स्लोप होगा निगेटिव। ये स्लोप वैल्यू देंगे किसका? माइनस K का मान देगा, और ये रिएक्शन हो जाएगा क्या? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और ये हो जाएंगे हमारे इंटरसेप्ट, ये हो जाएगा A0। दूसरा इस कंडीशन में देखिए ये हो जाएगा KT अपॉन 2.303, इसको तोड़ लो, ये हो गया log A0 माइनस log A। log A को इस तरफ ले आओ, ये होगा log A इक्वल टू माइनस K अपॉन 2.303 इंटू T, ये हो गया log A0। अब ये देखो ये फिर हो गया y, ये हो गया m, ये हो गया x, ये हो गया c, ये फिर आ गया कहां? y इक्वल टू mx प्लस c, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। यहां भी अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये देखिए x एक्सिस पर रख लीजिए टाइम,
वाई एक्सिस पर वर्क ले लेते हैं क्या, log a का मान, ये भी हमारा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, और ये स्ट्रेट लाइन, ये भी हमारा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। इसका भी स्लोप क्या होता है, इसका स्लोप होगा निगेटिव, वैल्यू देगा आपको माइनस k अपॉन 2.303 को इंडिकेट करेगा, और यहाँ ये y एक्सिस को काटता है, ये बताएगा किसको, इंटरसेप्ट को, ये पूरा इंटरसेप्ट देगा log a0 के मान को इंडिकेट करेगा। अब सेकंड ऑर्डर के लिए ये हो गया, सेकंड ऑर्डर हमने लिखा था, देखिए 1 इक्वल k इक्वल टू 1/t, ये होगा 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन a0। अब इसको लिख सकते हैं kt बराबर 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन a0। अब ये हो जाए 1 अपॉन a इक्वल टू kt प्लस 1 अपॉन a0, 1 अपॉन a0 को इस तरफ ले आते हैं। अब देखिए ये फिर हो गया y mx c, y इक्वल टू mx प्लस c, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। अब अगर इसका अगर हम ग्राफ खींचे तो x एक्सिस पर फिर ले लीजिए टाइम, y एक्सिस पर लेते हैं 1 अपॉन a, ये क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन आएगा, लेकिन इस बार स्लोप इसका पॉजिटिव होगा, और वैल्यू देगा किसको, ये वैल्यू देगा k को, और ये हो गए क्या, y एक्सिस पर कटता है, तो ये इंटरसेप्ट देगा किसके मान को, 1 अपॉन a0 के मान को देगा। तो अब यह कर सकते हैं कि अगर इसका सारांश लिख लें कि a वर्सेस टाइम, अगर मान लीजिए ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये हो जाएगा स्ट्रेट लाइन, ये किसको इंडिकेट करेगा, ये होगा 0th ऑर्डर रिएक्शन। दूसरा देखिए क्या हो गया, log a वर्सेस टाइम, ये अगर मान लो ये आ जाता है आपका स्ट्रेट लाइन, ये बताएगा किसको, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को बतलाएगा। और तीसरा देखिए हमने क्या देखा, 1 अपॉन a वर्सेस टाइम, ये यदि स्ट्रेट लाइन आ जाता है तो ये हो जाएगा हमारा क्या, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगा। इस तरह से इंटीग्रेटेड रेट मेथड से सब्स्टिट्यूशन विधि या फिर ग्राफिकल विधि से भी हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ज्ञात कर लेते हैं। इतना विधि है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ज्ञात करने की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।